नमस्कार दोस्तों। तो हम अर्थव्यवस्था के प्रश्नों का अवलोकन कर रहे थे यूपीपीसीएस के लिए। इस कड़ी में 2016 तक सारे प्रश्नों का हमने अवलोकन कर लिया है। अब 2017 और 18 का इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे उस बार और कितने रिपीट हुए थे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लिंग सूचकांक के आकलन हेतु प्राचल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो पहले तो शब्द देख लीजिए कि कैसे कैसे शब्द हैं। खैर, कुल मिला के ये पता क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो जेंडर गैप इंडेक्स होता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में हम याद रखने के लिए GGG बोलते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितने आयाम हैं? तो कुल मिला के 4 आयाम होते हैं। उन 4 में से 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक स्थिति। ठीक है, आराम नहीं है उसमें, तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि यही पूछा था कि इसमें से कौन प्रयुक्त नहीं होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। सबसे पहली बार 2006 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स निकाला गया था ये, और कौन निकालता है, जो महत्वपूर्ण है ये इन्फॉर्मेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। ठीक है, देखिए इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का आकलन व संबंधित रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें निम्नलिखित मापदंड समाहित होते हैं। पहला, आर्थिक भागीदारी और अवसर। दूसरा, शैक्षणिक उपलब्धियां। और तीसरा, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता। और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण यानी कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीज़ें होती है, आराम कहीं पर भी नहीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में, 2018 की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको 21 वाला इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 2021 में 156 देशों में 140वां स्थान है भारत का। ठीक है, अच्छा, गौर करने वाली बात यह है कि भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो स्थान है वो नीचे हुआ है, 1-2 अंकों का नहीं, 28 अंक नीचे फिसल गया है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अच्छा, तो इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, कुल मिला के क्या था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 4 आयाम हैं, आर्थिक भागीदारी और अवसर, और शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। 2021 की बात करें तो 140वां रैंक है भारत का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 156 देशों में, जो पिछले देशों से 28 अंक नीचे है। बस इतना ही बात था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान होती है? तो पूरक आहार प्रदान होता है, रोग प्रतिरक्षण प्रदान होता है, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा भी दी जाती है, जबकि बच्चों को निःशुल्क पुस्तकों एवं विद्यालय पोशाक वितरण ये नहीं किया जाता है, मतलब ICDS का ये कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, तो विकल्प सी इसका आंसर हो गया। अब थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। समन्वित बाल विकास सेवा, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ICDS, ये 1975 में लागू हुआ है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 0 से 6 वर्ष यानी कि 0 से लेकर के 6 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं उनके पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। इसके अंतर्गत 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। पहला, अनुपूरक पोषण। दूसरा, प्रतिरक्षण। तीसरा, स्वास्थ्य जांच। चौथा, संदर्भ सेवाएं। और 5वां, स्कूली शिक्षा से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। और छठा है जो लास्ट, पोषण व स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा। बस इतना ही काम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं पहले कौन कौन है। उदय योजना थी सरकार की, उसका उद्देश्य था विद्युत वितरण कंपनी करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण करना, ये सही है। हृदय योजना, तो हृदय योजना भी देखिए पिछले वाले में रिपीट ही है ना, एक तरीके से पिछले वाले में था हृदय योजना से संबंधित बातें। तो विरासत वाले शहरों का संरक्षण और पुनर्जीवन करना, जो शहरी विकास में ये था। अमृत मिशन, तो अमृत मिशन या अमृत योजना जो है शहरों में मूलभूत संरचना से संबंधित है। स्वच्छ भारत मिशन जो है ये शुद्ध पेयजल, तो ये सुमेलित नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल से संबंधित नहीं है। कैसे भी देखते हैं यहाँ पर। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वच्छ भारत की स्थिति को प्राप्त करना था, न कि शुद्ध पेयजल की प्राप्ति करनी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, मतलब एक बात तो एकदम तय है कि योजना का कालानुक्रम में पूछ रहा है, योजना की ईस्वी पूछा जा रहा है, और थोड़ा बहुत किस चीज़ से संबंधित है ये। तो ये इन सब बातों पर ध्यान रखना होगा जब हम पढ़ेंगे तब तैयारी के क्रम में। निम्नलिखित अच्छा, ये तो कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आया था? 2014 में आया था, 28 अगस्त 2014 में। डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 2015 में आया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में आया है। और मुद्रा बैंकिंग योजना 2015 में आया है। तो देखिए, इसीलिए डेट मैंने लिख रखा है यहाँ पे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया था, तो ठीक है, पहले तो हो ही जाएगा ये, लेकिन 15 में तीनों है। तो 9 मार्च को आया है ये डिजिटल जेंडर एटलस वाला, और 9 मई को आया है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और 8 अप्रैल को आया है मुद्रा बैंकिंग योजना। तो इसका मतलब कैसे हो जाएगा ये, इसमें तो ए नंबर ऑप्शन लिखा हुआ है 1 2 4 3। तो एक बार आप इस योजना का डेट देख लीजिएगा, वैसे मैंने डेट देख करके ही लिखा है यहाँ पर, महत्वपूर्ण डेट ही है, देख लीजिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना इसमें लिख रहा है 28 अगस्त 2014, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया 9 मार्च 2015, और मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। तो ये इसके डेट यहाँ पर दिए हुए हैं। बुलक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? अच्छा, बैल पूंजीपति, अभी देखिए, तो वैसे तो इसका आंसर लिखा हुआ उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, उनको बैल पूंजीपति कहा जाता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा व्याख्या जरूर देखना होगा। बुलक कैपिटलिस्ट उन किसानों को कहा जाता है जो न तो भूमिहीन कृषि श्रमिक या सीमांत किसानों के अंतर्गत आते हैं, और ना ही वे बड़े जमींदारों या धनाढ़ किसानों की श्रेणी में आते हैं। यह संबोधन मध्य आय एवं संसाधन युक्त किसानों के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य शब्दों में उन किसानों को बैल पूंजीपति कहा जाता है जिनके पास कम से कम इतना संसाधन अवश्य हो कि वे अपने बैलों की जोड़ी रख सकें तथा कृषि में निवेश के संदर्भ में आत्मनिर्भर हों, बस इतना ही, और वो अपने मतलब धन को नहीं बढ़ा पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। तो ये कथन सही है, और मैं बता दूं, बस खाली सुन लीजिए, ये अब मेरे ख्याल से पूछेगा नहीं। हाँ, WTO की जब बात कर रहे हैं, सॉरी WHO की, तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, और हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है। तो ये 2 बात महत्वपूर्ण है। कथन क्या है? स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियाँ फैलती है। तो दोनों कथन सही है, बस व्याख्या नहीं करता है, तो इसलिए आंसर इसका बी हो गया। व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये उस समय करंट अफेयर है। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को स्थापित किया गया है, इसको NDB भी बोलते हैं। इसके पहले अध्यक्ष जो थे न्यू डेवलपमेंट बैंक के, वो KV कामत थे, इंडिया के ही थे। हेडक्वार्टर इसका संघाई में है, जो चीन में है। छठा जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी में समझौता हुआ था, जिसको फोर्टोलेजा समझौता भी बोलते हैं। जो ब्राज़ील में फोर्टोलेजा एक शहर है, तो फोर्टोलेजा समझौता या छठा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही ये तय हुआ उन सदस्यों के द्वारा, ब्रिक्स के जो सदस्य हैं, कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की जाएगी। 2014 में ये समझौता हुआ था, वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं को समयानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना तो 2015 में आया है। अच्छा, 2015 22 जनवरी 2015 में आया है। अटल पेंशन योजना 2015 में आया है, लेकिन 9 मई को आया है ये। और मेक इन इंडिया 2014 में आया है, तो 25 सितंबर को आया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना ये भी 2014 में आया, लेकिन 28 अगस्त को आया है। तो इस हिसाब से इसका आंसर कुछ लगाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए नहीं लगाया है। डेट वैसे महत्वपूर्ण, देख लीजिए, फिर से रिपीट करता हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। यानी कि सुकन्या समृद्धि और अटल पेंशन में सबसे पहले रखना हो तो सुकन्या समृद्धि को रखेंगे। मेक इन इंडिया 2014 को आया है 25 सितंबर, और 28 अगस्त को आ गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो मेक इन इंडिया और जनधन में जनधन को पहले रखेंगे, मेक इन इंडिया को बाद में, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर आता है। इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। तो केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ही आच्छादित करती है ये। व्याख्या देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आच्छादित करती है। 1 अप्रैल 2015 को इस योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दी गई, जबकि इससे पूर्व यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का आच्छादन किया गया है, जिसका नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है, क्योंकि अब बदल चुका है। अब है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड वेलफेयर, मतलब हाँ मंत्रालय, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य था। तो 28 प्रति 1000 लाइव बर्थ पर, यानी कि शिशु मृत्यु दर उस समय लक्ष्य रखा गया 11वीं पंचवर्षीय योजना में कि 1000 का जीवित बच्चा जन्म लेता है उसमें 28 ही मरे, उससे ज़्यादा ना मरे बच्चे। तो अच्छा, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 2007 से 12, कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई है देश में।
नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है, तो नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है, विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से संबंधित है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इस परियोजना को 28 सितंबर 2016 को अपनी स्वीकृति दी। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क कब शुरू हुआ, तो 2016 में, 28 सितंबर 2016 में। अवधि इसकी 7 वर्ष है। परियोजना वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन में सहायक होगी। यह योजना कस्टम विभाग के व्यापार के सुगमीकरण हेतु सिंगल विंडो इंटरफेस को विस्तारित करेगी। तो ये सब महत्वपूर्ण था बात। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से। तो ये उपयुक्त सभी से स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अरे भीड़ वित्त पोषण मतलब क्राउड फंडिंग बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखना है। ऐसा हिंदी करता है कि स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को दूत निवेशक बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स को, जोखिम युक्त पूंजी यानी वेंचर कैपिटल, भीड़ वित्त पोषण क्राउड फंडिंग यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल एंड क्राउड फंडिंग उसके के द्वारा क्या करते हैं, इसका वित्त पोषण फाइनेंसिंग करते हैं। नई पीढ़ी के स्रोत का दर्जा दिया गया है इसको। 2017 के सारे प्रश्न हो गए। 2018 के प्रश्नों को देखते हैं। 4 जुलाई 2018 से धान की प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य, तो ये सब तो आप पूछेगा नहीं 18-19 वाला, लेकिन हाँ 21-22 में क्या है वो अभी मैं बता देता हूँ। पीआईबी के साइट पर था, मैंने देखा, आप भी देख सकते हैं। उसमें ये तय किया गया है कि रबी का जो सीज़न है उसका एमएसपी अभी जारी किया गया कुछ दिन पहले। तो गेहूँ के लिए तय किया गया है 1975, फिर से बोल रहा हूँ, गेहूँ के लिए कितना तय किया गया है 1975। और जौ के लिए तय किया गया है 1600 रुपये क्विंटल, चना के लिए 5100 रुपये और मसूर के लिए 5100, रेपसीड और सरसों के लिए 4650 और कुसुम्भ के लिए 5327। ठीक है, इसमें मसूर और गेहूं पर ध्यान देना है, मतलब किसी में ज़्यादा वृद्धि हुआ है, किसी में कम वृद्धि हुआ है। नोट तो मैंने कर लिया, लेकिन अभी इसमें साइन नहीं कुछ दिया हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन है, तो देख लीजिएगा। बस ये याद रखिए कि गेहूं के लिए 1975 है और शायद कुछ कम या ज़्यादा है। गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, इसलिए संभव है कि ये पूछा जाए। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो वृद्धि का मतलब क्या होता है, जितने जन्म लेते हैं और जितने मरते हैं, तो उसमें से अगर माइनस करेंगे तब हमें मिल जाएगा ना अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर के अनुसार से ही हमें मिलता है कि प्राकृतिक वृद्धि कितनी हुई है। इसलिए ए बी, तो विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए व्याख्या में लिखा हुआ है, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। अगर ये सब समझ में नहीं आया तो सिर्फ एक लाइन याद रखना है कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि इक्वल टू जन्म माइनस मृत्यु। जितने जन्म लिए उसको उसमें से माइनस कीजिए जितने मृत्यु हुआ जितने लोग। नेक्स्ट, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया है? तो यूएनडीपी द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, 1990 में शायद पहला मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ था। इसमें कितने आयाम हैं? 3 आयाम हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और पर कैपिटा इनकम, या फिर जीडीपी पर व्यक्ति भी हम कह सकते हैं। इसका विकास जो किया था, किसका विकास? मानव विकास सूचकांक का विकास। तो महबूब उल हक, ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे, और अमृत सेन का भी इसमें योगदान है इसके विकास में, तो ध्यान रखना है। अच्छा, इससे क्या हमें पता चलता है? एचडीआई से पता चलता है कि कोई भी राष्ट्र विकसित की श्रेणी में है, विकासशील की श्रेणी में है या विकसित श्रेणी में है, तो यही हमें पता चलता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा 1990 से ही वार्षिक आधार पर, अच्छा ये भी पूछता है कभी क्वेश्चन कि किस आधार पर, वार्षिक है कि द्विवार्षिक है, तो वार्षिक आधार पर। कब? तो 1990 में। किसके द्वारा? यूएनडीपी द्वारा। अब तो वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है, यही खास बात। अच्छा, 2021 में कितना है एचडीआई में हम लोग का रैंक, मतलब कि इंडिया का रैंक? तो 131 है रैंक। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा। ध्यान रखना है, मनरेगा संबंधित यूपी सरकार ने अभी शायद बढ़ा करके दर इसका 201 रुपया कर दिया था, 201 या 200 से ऊपर कुछ है। तो एक बार ज़रूर आप उसको रिवीजन कीजिएगा, ये गूगल कर लीजिए तो पता चल जाएगा, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है।
तो भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम मनरेगा है। 2021-22 में सबसे ज़्यादा आवंटन इसी में हुआ है। ये बजट का करंट न्यूज है ये। देखिए 2 अक्टूबर 2009 को, अच्छा आपको पता ही होगा ना कि पहले इसको नरेगा कहते थे 2005 में जब स्टार्ट हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती हुई था 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। मनरेगा एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है, जो अन्य योजनाओं की तुलना में इसे विशेष बना देता है। मतलब कहीं ऐसे गारंटी वारंटी नहीं मिलता है योजना में सरकार का, तो इसलिए विशेष बना देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता कितनी है किसी स्थान विशेष में, ये किसके द्वारा मापा जाता है? ये लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो ध्यान रखना है। अच्छा, लॉरेंज वक्र के प्रतिपादक कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। इन्हीं के नाम पर ये लॉरेंज वक्र रखा गया है। इस लॉरेंज वक्र के द्वारा हम ये देखते हैं कि धन और आय में विषमता, मतलब उसका अध्ययन करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राष्ट्र में, किसी राज्य में, किसी जिले में धन व आय में विषमता कैसे है, मतलब कितना है, ये चीज़ हम देखते हैं। प्रतिपादक कौन है लॉरेंज वक्र के? डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज। ठीक है, व्याख्या पढ़ देता हूँ, रिवीजन भी हो जाएगा, रिपीट भी हो जाएगा। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थसांख्यिकीकार डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। उनके नाम पर ही इसे लॉरेंज वक्र कहते हैं। इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। बस इतनी ही बात थी इसमें। अब इसमें कुछ बताया है तो उतना छोड़ देते हैं इसको। ये ग्राफ लूसेंट वगैरह अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें मिलेगा, नहीं तो और भी बहुत जगह है ये वाला ग्राफ। निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय मेलों पर लगाया जाने वाला कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है, जबकि बिक्री कर और भू राजस्व कर राज्य सरकार लगाती है। तो इसका आंसर तो सी ही हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं। आप कई बार मैंने रिपीट किया था, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन रिपीट भी होता है। प्रीवियस ईयर्स बनाने के एक फ़ायदे ये भी हैं कि आपको कुछ क्वेश्चंस बस ऐसे ही रटे रटाए आपको मिल जाएंगे और डायरेक्ट आप आंसर लगा देंगे। बाकी ये तो सबसे बड़ा लाभ है ही कि हमें पता चलता है कि किस दिशा में तैयारी करना है, कैसे पढ़ने का अप्रोच हो, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में संपोषणीय वृद्धि मुख्य ध्येय था। अब हमने कई बार पढ़ा है कि तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ, ये शीर्षक ही था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। कब से कब तक था? 12 से 17। कुल पंचवर्षीय योजना कितनी है? तो ये सब तुरंत रिकलेक्ट अब होनी चाहिए, इतनी अब हो गई क्वेश्चन। तो कुल पंचवर्षीय योजनाओं की संख्या 12 है। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। अच्छा, पंचवर्षीय योजना कौन बना रही थी? तो ये पंचवर्षीय योजना आयोग बना रही थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक है, योजना आयोग की समाप्ति कब हो गई? तो 15 अगस्त 2014 को समाप्त हो गई। इसके स्थान पर एक नया इंस्टीट्यूशन आया है जिसको बोलते हैं नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया है। ठीक है, ऐसे ही नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये सब सारी बातें हैं जो अब 5 वर्ष की योजना नहीं बनाती है, 3 वर्ष की, 7 वर्ष की और 15 वर्ष की। 3 वर्ष की जो योजना बनती है उसको एक्शन एजेंडा बोलते हैं, और 7 वर्ष वाले को स्ट्रेटजी और 15 वर्ष वाले को विजन कहते हैं। तो ये सब सारी बातें अब जवान पे आनी चाहिए, रोक रोक करके थोड़ा बोलने के लिए, लिखने की कोशिश से तो मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? तो गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी में नहीं चुना गया है, और मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि कितने स्मार्ट सिटी विकास के लिए शहर हैं चुने हुए उत्तर प्रदेश से। तो 10 हैं कुल मिलाकर के। ठीक है, जून 2015 में भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ किया गया। 100 स्मार्ट शहरों के विकास किया जाना है, जिसमें से उत्तर प्रदेश के अकेले 10 सिटी हैं। ठीक है, अच्छा मैं बोलना भूल गया, पिछले वीडियो में जो योजना आयोग से संबंधित पूरा इतिहास ही मैंने चर्चा किया था। वो विश्वेश्वरैया की प्लान फॉर इकोनॉमिक प्लान फॉर इंडिया के लिए जो पुस्तक है, वहाँ से लेकर के मैं नीति आयोग तक मैंने चर्चा की थी उसमें। तो खैर देखते हैं अभी इधर। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई है? तो अब ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत जगह है नहीं, न लुसेंट में न कहीं और, बहुत जगह नहीं मिल रहा है ये पॉइंट, लेकिन ये है, सही पॉइंट है, मैंने चेक किया है। शहरी क्षेत्रों में यानी नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए हासिम समिति आई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीटी के लिहाज से भी और मेंस के लिहाज से भी। शहरी गरीबी की जब हम बात करेंगे
तो हाशिम समिति के बगैर कैसे बात कर सकते हैं। जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए अगर बात करते हैं तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बिना कैसे हम बात कहेंगे प्रामाणिकता से। वही सब सारी चीज़ें हैं। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों के आधार पर की जा सकती है। पहला आवासीय कमजोरी, दूसरा सामाजिक कमजोरी और तीसरा पेशाजनक कमजोरी। तो ये बातें न सिर्फ पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो परिवहन एवं संचार विकास पर आधारित है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। वैश्विक गांव यानी ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। मार्शल मैकलुहान ने, अब ये नाम थोड़ा ध्यान देख लीजिए, कभी क्या पता ग्लोबल विलेज वाली बात पूछते किसने दिया था ये अवधारणा। तो मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक गांव की भविष्यवाणी की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैश्विक गांव शब्द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के माध्यम से पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। तो पहले तो योजना आयोग करती थी, जिसमें क्वेश्चन तो और बाद में शायद पूछा गया है। तो पहले योजना आयोग करती थी, लेकिन अब नीति आयोग करती है, ध्यान रखना है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे सबसे पहले, तो गुलजारी लाल नंदा थे। समाप्त कब हो गई योजना आयोग, 15 अगस्त 2014 को लाल किले से घोषित किया था मोदी जी ने। इसके स्थान पर कौन सी आयोग आए, तो नीति आयोग आई है। कब, 1 जनवरी 2015 से। और भी कुछ फैक्ट हैं जो अभी मैंने कुछ देर पहले बोला। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है, तो महाराष्ट्र। दूसरा स्थान किसका है, उत्तर प्रदेश का। ये सब डेटा दिया हुआ है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आयकर से संबंधित है। DTC डायरेक्ट टैक्स कोड इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। कैसे, देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ABC इंडेक्स का पूर्ण रूप से अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर आधारित है। कौन से 4 संकेतक हैं, पोषण, उत्तरजीविता, शिक्षा और टीकाकरण, ये 4 संकेतक हैं। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो थैंक यू आपको सुनने के लिए। अब लास्ट वीडियो का आएगा, उसमें सारा चीज़ जितना मैं कोशिश करूँगा 12 से लेकर अभी तक का सारा कलेक्ट करके सब बोलूँ। तो फिर से एक बार धन्यवाद।